नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे स्वतंत्रता के अधिकार। देखो, इससे पिछली वाली क्लास में हम समानता के अधिकार समझ चुके हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हम समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 1922 तक आपको पता राइट टू फ्रीडम चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में रेंज लिखवाई थी, 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, उसके बाद सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 प्रकार की रिट जारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता या फ्रीडम प्रदान करता है। कौन कौन सी है 6 प्रकार की स्वतंत्रता, ध्यान से देखो। अनुच्छेद 19(1) अनुच्छेद या आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है 6 स्वतंत्रता के अधिकार। पहले यहां पर 7 स्वतंत्रता के अधिकार हुआ करते थे, लेकिन एक यहां से हटा दिया गया है। कौन सा? अनुच्छेद 19(1)(f). मैंने आपको पिछले से पिछले वाली क्लास में बताया था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, और संपत्ति के अधिकार का जिक्र कहां पर था? एक तो अनुच्छेद 31 में था और एक अनुच्छेद 19(1)(f) में था। तो अब यहां से भी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, 31 से भी हटाया, 19(1)(f) से भी हटाया, और इसको कहां डाल दिया गया है? अनुच्छेद 300(a) में। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। मतलब अब संपत्ति को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। तो अनुच्छेद 19(1) में 6 स्वतंत्रता के अधिकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। अब देखो यहां पर 2 चीजें लिखी गई है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति। वाक का मतलब होता है बोलना। क्या बोलना लिखने से काम नहीं चलता? केवल वाक लिखने से काम नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता है। थोड़ी देर के लिए अभिव्यक्ति को हटाकर देखो। अब ये स्वतंत्रता किसकी है? केवल उन लोगों की जो बोलना जानते हैं। वाक का मतलब होता है बोलना, तो ये उन लोगों की स्वतंत्रता है जो लोग बोलना जानते हैं। जो लोग बोलना नहीं जानते उनकी स्वतंत्रता का क्या? लेकिन भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान उदारवादी संविधान है, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर सभी नागरिकों की, सभी सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, संरक्षित है। किसी के भी राइट्स के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अगर यहाँ पर अभिव्यक्ति नहीं लिखते तो ये केवल उन लोगों का अधिकार होता है जो बोलना जानते हैं, तो यहाँ पर अभिव्यक्ति भी लिखा गया। अब देखो, अभिव्यक्ति बड़ा शब्द है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है आपने जो सोचा है, आपके मन में जो चीज है, आपके दिल में जो आपने रखा है, उसको किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने आप को व्यक्त करना, बताना जो आपने सोचा है। आप बोलकर बताओ, आप लिखकर बताओ, या किसी संकेत के माध्यम से बताओ। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो इसको बताने के 3 तरीके हैं। एक तो आपको गुस्सा आ रहा है, आप बोल के बता दो। दूसरा, अगर आप बोलना नहीं जानते तो आप ये कह दो मुझे गुस्सा आ रहा है, ये भी तो तरीका है। या तीसरा तरीका, आप बोलना भी नहीं जानते, लिखना भी नहीं जानते, तो आप अपनी त्योरियां चढ़ा दो, ठीक है। त्योरियां चढ़ा दो, मुट्ठी बांध लो, सामने वाला समझ जाएगा गुस्सा आ रहा है। या दूसरा तरीका, अगर आपको भारत देश से प्यार है तो आप क्या बोल दो? वंदे मातरम, राष्ट्रगान गा दो, पता चल जाएगा, आपने बोलकर बता दिया। या आपको भारत देश से प्यार है, अभी 26 जनवरी गई है, 15 अगस्त आता है, आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर की झड़ी लगा देते हो, तो वो क्या है? आपने बोला नहीं है किसी को, आपने अभिव्यक्त किया है। आप क्या सोच रहे हो वो आप लिखकर ही तो बता रहे हो। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप जब शेयर करते हो चीजों, तो आप किसी को बोलते थोड़ी हो कि मैं ये कर रहा हूं, आप लिखकर बता रहे हो कि मैं इस वक्त ये सोच रहा हूं, मेरे मन में ये विचार है। और तीसरा, संकेत के माध्यम से आप हाथ में झंडा लेके खड़े हो जाओ या पाकिस्तान को गाली दे दो, समझ जाएगा कि आपको भारत देश से प्यार है। सिंपल सी बात है। तो यहां पर अभिव्यक्ति लिखना जरूरी था। अभिव्यक्ति के अंदर सारे वो टाइप आ जाते हैं, किसी भी प्रकार से आपने जो भी सोचा आपके माइंड में उसको बता सकते हैं। तो पहली स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) देता है वाक एवं अभिव्यक्ति। दूसरी स्वतंत्रता है असंबल होने का। आप भारत राज्य में कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप भारत राज्य में कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन इकट्ठा होने का भी एक तरीका है, आप पीसफुली, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होगी। अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से उपद्रव करोगे तो वो अपराध माना जाएगा, और अगर आपके पास हथियार वगैरह है वो भी उपद्रव माना जाएगा। जैसे 3 किसान कानून आया था, शुरुआत में तो आंदोलन शांतिप्रिय था, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों से किसानों ने आंदोलन स्टार्ट किया, उसके बाद खालिस्तानी तत्व उसमें घुस गए हैं।
खालिस्तानी लोग, वो लोग जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, वो लोग इसमें घुस गए थे किसान आंदोलन में, और उसके बाद इसने थोड़ा उग्र रूप ले लिया, लाल किले पर चले गए, वहां पे झंडा वंडा फहरा दिया, उल्टा सीधा काम कर दिया, तो ये क्या है, अपराध माना गया। तो असेंबल हो सकते हो, इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियारों के। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप भारत में कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हो। तीसरा आपको अधिकार मिला है एसोसिएशन बनाने का, आप भारत राज्य में किसी भी प्रकार का यूनियन या एसोसिएशन बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का संघ या संगठन बना सकते हैं, सामाजिक संगठन बनाओ, धार्मिक संगठन बनाओ, सांस्कृतिक संगठन बनाओ, राजनीतिक संगठन बनाओ, किसी भी प्रकार का संघ या संगठन बना सकते हैं। और एक 97वां संविधान संशोधन 2011 किया गया था, आप सभी को पता है, उसमें है सहकारी समितियों का गठन। सहकारी समितियों के गठन को संवैधानिक दर्जा दिया गया 97वां संविधान संशोधन 2011। तो सहकारी समिति है क्या? अरे समिति का मतलब क्या है? एक छोटा सा संगठन ही तो है, एक छोटा सा एसोसिएशन ही तो है, एक से ज्यादा लोग ही तो है इसमें। तो ये अपने आप में छोटा सा संघ है, संगठन है, समिति में एक से ज्यादा लोग है। इसीलिए सहकारी समितियों का गठन करना, सहकारी समितियों का गठन करना, निर्माण करना अनुच्छेद 19(1) के अनुसार मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। अगर आप कोई भी सहकारी समिति बनाना चाहते हैं, आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 19(1) के अनुसार ये आपको मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक एसोसिएशन या संघ तो है। इसलिए यहां पर आपको एसोसिएशन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है मौलिक अधिकार के रूप में, मतलब सहकारी समितियों का गठन भी मौलिक अधिकार के रूप में आपको प्राप्त है। उसके बाद चौथा है मूवमेंट, आप भारत राज्य में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। रेजिडेंट, आप भारत राज्य में कहीं पर भी बस सकते हैं। जयपुर, जैसे जयपुर है, अपना जयपुर है, यहां से बहुत सारे राज्यों के लोग आके रहते हैं, बहुत सारे जिलों के लोग आके रहते हैं, बच्चे आके रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, रूम किराए पर लेके रहते हैं, मकान लेके रहते हैं। तो ये क्या है, आपको किसी ने रोका है? कुछ डोकरियों के अलावा। कुछ डोकरियां सबसे पहले क्या पूछेगी, हाँ भैया कौन से इलाके का है तू, और दूसरा क्या है तेरी जात, कौन सी जाति का है तू, किसी उदंडी जाति का तो नहीं है, ठीक है। तो कुछ डोकरियों को छोड़कर, रेस्ट्रिक्शंस को छोड़कर आपको पता है कि आप भारत राज्य में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, बस आप क्राइटेरिया फॉलो करना। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आप जमीन नहीं ले सकते हैं, जैसे अपना मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, यहां पर आप जमीन नहीं ले सकते क्योंकि वहां पर प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, इसलिए वहां पर थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है। पहले जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं ले सकते थे, 370 थी, 370 हटने के बाद अब आप जम्मू कश्मीर में भी जाकर बस सकते हैं, जमीन ले सकते हैं। उसके बाद संपत्ति का अधिकार यहां से हटा दिया गया है, एक कम हो गया है, और एक है प्रोफेशन या व्यवसाय। प्रोफेशन या व्यवसाय का मतलब है कि भारत राज्य में कोई भी नागरिक कहीं पर भी व्यापार कर सकता है, किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। यहां से आप ढाबा खोल सकते हैं चेन्नई में, चेन्नई वाले वहां से मेंदू वड़ा की दुकान खोल सकते हैं महेशनगर में, आप लोग खा के भी आते हैं महेशनगर में, मेंदू वड़ा की दुकान है, इडली डोसा बिकता है ना। तो पूरे के पूरे भारत राज्य के अंदर किसी भी राज्य में आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, बस जो नॉर्मल क्राइटेरिया उनको आप फॉलो करते रहो। कहीं पर भी आप रेडी लगा सकते हैं, कहीं पर भी आप दुकान खोल सकते हैं, कहीं पर भी आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में 6 प्रकार के क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, कहीं पर भी शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, किसी भी प्रकार का संघ या संगठन बनाने का अधिकार, कहीं पर भी भारत राज्य में भ्रमण करने का अधिकार, और कहीं पर भी निवास करने का अधिकार, और व्यवसाय करने का अधिकार, किसी भी प्रकार का व्यापार करने का अधिकार। ये सारे के सारे अनुच्छेद 1 में लिखे, अनुच्छेद 19(1) में लिखे गए हैं। लेकिन आपको आजादी तो दे दी है इन सब चीजों की, लेकिन आजादी रेस्ट्रिक्टेड भी है, आजादी को प्रतिबंधित भी किया गया है। बोलने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, नहीं। अनुच्छेद 19(2) में है प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन है। अनुच्छेद 19(1) में जो पढ़ा है ना हमने, इन अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। किन परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है? सबसे पहले सुरक्षा, अगर भारत की सिक्योरिटी को खतरा है, भारत कोई आक्रमण होने वाला है, या भारत युद्ध लड़ रहा है किसी देश से, भारत की सिक्योरिटी को खतरा है, भारत में दंगे फसाद करवा सकता है कोई, उस वक्त आपको रोका जा सकता है बोलने से, आपको घूमने से, आपको संघ या संगठन बनाने से आपको रोका जा सकता है। दूसरा, मित्र राष्ट्र, आपको बोलने की आजादी तो दे दी, लेकिन हमारे जो मित्र राष्ट्र है, जैसे आप रसिया हमारा मित्र राष्ट्र है, फ्रांस अपना मित्र राष्ट्र है, आप गाली बक रहे हो, कुछ ही बोल रहे हो, तो हमारे रिलेशन खराब होने का खतरा है ना।
इसीलिए अपने मित्र राष्ट्रों को अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, यह भी आपको प्रतिबंधित किया गया है। उसके बाद संप्रभुता एवं एकता, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, ऐसा कोई भी भाषणबाजी नहीं करनी है जिससे राष्ट्र की एकता और संप्रभुता को खतरा हो, राष्ट्र की एकता टूटे। कई बार हम जातिगत भाषण दे देते हैं, एक दूसरे की जाति के ऊपर खुल के कुछ ही बोल देते हैं कि वो जाति बुरी है, वो धर्म बुरा है। ऐसा काम करने से जातिगत झगड़े, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, ऐसा काम भी नहीं करना है, सीमा के अंदर रह के आपको बोलना है। उसके बाद लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। आपके बोलने की वजह से, आपके किसी कामकाज की वजह से अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, जैसे अमित शाह पश्चिम बंगाल जाना चाहते हैं और ममता दीदी अमित शाह को पश्चिम बंगाल जाने नहीं देती है, क्या हवाला देती है? वो ये हवाला देती है कि ये इंसान आएगा, उल्टा सीधा भाषण देगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल के अंदर क्या होगा, दंगे फसाद हो सकते हैं। जैसे मनीष सिसोदिया यूपी में जाना चाहता है, मनीष सिसोदिया यूपी में जाना चाहता है तो योगी आदित्यनाथ मनीष सिसोदिया को आने से रोक देता है। क्यों रोक देता है? वो इसका हवाला देता है कि हमारे राज्य का लॉ एंड ऑर्डर खराब करेगा, मनीष सिसोदिया आएगा तो उल्टा सीधा भाषण देगा, जातिगत दंगे हो सकते हैं, जनता भड़क सकती है, इसीलिए मैं इसको आने से रोक रहा हूं। तो बोलने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ ही बोल लोगे आप, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड है चीजें। आप कुछ भी बोलकर न्यायालय का अपमान नहीं कर सकते, न्यायालय वगैरह को गाली नहीं दे सकते, कुछ भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया था, आप ये नहीं कह सकते इसने गलत फैसला सुना दिया, गलत कर दिया, उल्टा सीधा काम कर दिया, करप्ट है, भ्रष्टाचारी है। ऐसा कोई भी काम या ऐसी कोई भी लैंग्वेज का प्रयोग न्यायालय के खिलाफ नहीं किया जाएगा, वरना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, न्यायालय का अपमान माना जाएगा। उसके अलावा नैतिकता एवं सदाचार, ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना या ऐसा कोई भी भाषणबाजी नहीं करनी है जिससे भाईचारा या हमारी नैतिकता खराब हो, एक दूसरे के धर्म में या जातियों में द्वेष फैले। इसके अलावा अपराध को भड़काना, इंसाइटमेंट, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ममता बनर्जी अमित शाह को नहीं आने देती है, योगी आदित्यनाथ मनीष सिसोदिया को नहीं आने देता है। वो क्या कहते हैं कि ये लोग कुछ भड़काऊ भाषण देंगे, ये कुछ ऐसा भड़काऊ भाषण देंगे जिससे दंगे फसाद हो सकते हैं। और ये तो नॉर्मल सी बात है, इसको हटाओ। खालिस्तान का झगड़ा चल रहा है इस वक्त, ये आपको पता है। अमृतपाल सिंह को पुलिस पीछे पड़ी हुई है, 2000 से ज्यादा पुलिस तो उसके यहाँ पे चंडीगढ़ में लगी हुई है और 80,000 से ज्यादा पुलिस पूरे देश में लगी हुई है अमृतपाल को पकड़ने के लिए। क्योंकि अमृतपाल ने क्या किया कि भारत को हम तोड़ेंगे, खालिस्तान को अलग करेंगे, पंजाब को आजाद करवाएंगे, हरियाणा को आजाद करवाएंगे। तो कैसा भाषण है ये? पब्लिक को भड़काने का भाषण है, अपराध को भड़काने का भाषण है। तो ऐसे भाषणबाजी भारत राज्य में बिल्कुल भी वर्जित है। और मानहानि, डिफेमेशन, आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। आप किसी भी जाति के खिलाफ, किसी भी इंसान के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करें जिससे उसका अपमान हो। जैसे बेस्ट एग्जांपल है वर्तमान में राहुल गांधी आपको पता है कि 2019 में रैली में गया था कर्नाटक में और राहुल गांधी ने भाषणबाजी कर दी क्या कि जिस भी इंसान का टाइटल मोदी है वो चोर क्यों होता है, ठीक है, जिस भी इंसान का टाइटल मोदी है वो चोर क्यों होता है। तो ये किस चीज का अपमान है? पूरे के पूरे मोदी समुदाय का अपमान है। राहुल गांधी ने यही तो कहा था कि जिस भी इंसान का टाइटल मोदी है वो सारे के सारे चोर हैं, यही तो बोला है। तो ये क्या है? पूरे के पूरे मोदी समुदाय का क्या है? ये अपमान है। इसीलिए राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको बोलने की आजादी तो दे दी है। बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, बिल्कुल नहीं। यहां पर प्रतिबंधित है चीजें, ये चीजें नहीं कर सकते हैं आप। बोलोगे तो सीमा तोल के बोलोगे, शब्दों में कुछ वजन लेके बोलोगे। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ ही बोल दिया। तो ये चीजें आपको रेस्ट्रिक्ट करता है। तो अनुच्छेद 19(1) आपको 6 अधिकार देता है स्वतंत्रता के, और अनुच्छेद 19(2) इन पर प्रतिबंध लगाता है, इनको रोकने की कोशिश करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में से कुछ अधिकार और निकले हैं। अनुच्छेद 19(1) में 6 स्वतंत्रता के अधिकार है और अनुच्छेद 19(1) में से ही कुछ अधिकार बाहर निकले हैं, कुछ अधिकार व्युत्पन्न हुए हैं। तो यहां पर लिखा जाता है कि some rights derived from article 19(1), some rights derived from article 19(1), कुछ अधिकार जो अनुच्छेद 19(1) से बाहर निकल के आए हैं। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी। प्रेस की आजादी क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी तो है। प्रेस का मतलब क्या है? आम जनता की बात को पहुंचाना। आज का प्रेस का तो काम खराब है, क्या बोल दिया मैंने।
बेड़ा गर्क है आज के प्रेस का, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब है कि प्रेस को आजाद रखना चाहिए, लोगों की आवाज है ये, आम जनता की आवाज है, तो आम जनता को अभिव्यक्त करना प्रेस का काम है। तो प्रेस की आजादी भी क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19(1) के अनुसार। राइट टू साइलेंस, चुप रहना, चुप रहना भी आपका अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) इस बात की भी इजाजत देता है कि आप कुछ भी मत बोलो, आप चुप भी रह सकते हैं। और राइट टू नो, आपको कुछ भी जानने का अधिकार है, ठीक है। जो भी चीजें संभव है, हर एक वो चीज आपको जानने का अधिकार है भारत राज्य में। आप आरटीआई लगाते हैं ना, राइट टू नो, अरे राइट टू इंफॉर्मेशन लगाते हैं ना, तो वही है ये राइट टू नो। आप भारत में कुछ भी जान सकते हैं, उचित चीजें, अनुचित चीजें नहीं। ये मत जान लेना कि भारत, बताओ भाई कहां कहां पे मिसाइल सेंटर सिस्टम है, कहां कहां के परमाणु बम रख रखे हैं भारत ने, ये थोड़ी बता देगी भारत सरकार। तो राइट टू नो, आप कुछ भी जानने के अधिकारी है भारत राज्य में। जो भी उचित चीजें आप सरकार के जान सकते हैं, या आप जिस संस्थान में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, जहां पे काम करते हैं, वहां से आप कुछ भी जानने के अधिकारी हैं। अगर अंडर लॉ आता है तो ये तीनों के तीनों अधिकार 19(1) से ही बाहर निकल के आए हैं भाई। राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी, राइट टू साइलेंस, चुप रहने का अधिकार, और राइट टू नो, जानने का अधिकार। और एक और बात जानो, अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1)(a), आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए आपको झंडा फहराने का अधिकार देता है। अरे झंडा फहराने का अधिकार क्या है, आपकी जो फीलिंग है, आपके जो सेंटिमेंट है, आपकी अभिव्यक्ति तो है कि भारत देश से आपको प्यार है, तभी तो आप झंडा उठा रहे हो हाथ में। तो आपको अनुच्छेद 19(1) आपको झंडा फहराने का अधिकार देता है कि भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। ये इजाजत अनुच्छेद 19(1) ही देता है, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) में अभी हमने पढ़ा है अभिव्यक्ति का अधिकार। तो झंडे को हाथ में उठाना, आप क्या अभिव्यक्त कर रहे हो, क्या प्रदर्शित कर रहे हो कि आपको भारत देश से प्यार है। बिना बोले ही आपने बता दिया कि आपको भारत देश से प्यार है। तो यह पूरा का पूरा है आपके सामने अनुच्छेद 19। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 क्या है, दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट कन्विक्शन। आपको दोषी नहीं ठहराया जाएगा, दोषी ठहराने से पहले कुछ काम किया जाएगा। तो क्या क्या काम किया जाएगा, दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार। कोई भी आपके ऊपर दोष मढ़ने से पहले, दोष सिद्ध करने से पहले ये 3 चीजें करनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें हैं वो, सबसे पहले देखो अनुच्छेद 20 में नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब होता है पूर्व दांडिक विधियों के विरुद्ध अधिकार। अब ये तो अजीब सी लाइन है, इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो। पहली लाइन का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को तभी पकड़ा जाएगा जब कोई अपराध करेगा। कोई भी व्यक्ति को कभी पकड़ा जाएगा, तभी पकड़ा जाएगा जब वो कोई लॉ तोड़ेगा, कोई कानून तोड़ेगा, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपराध करेगा तभी पकड़ा जाएगा। और उस व्यक्ति को सजा किस अनुसार मिलेगी, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस वक्त देश में जो नियम कानून है उस अपराध से संबंधित उन्हीं अपराधों के अधीन उसको सजा मिलेगी। मान लो कि आज मैं अपराध कर रहा हूं और मेरे अपराध से संबंधित कोई कानून ही नहीं है, तो मुझे सजा कहां से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी मुझे सजा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है किसी भी व्यक्ति को अपराध करने पर ही पकड़ा जाएगा, नियम कानून तोड़ने पर ही पकड़ा जाएगा। और जिस वक्त व्यक्ति ने अपराध किया है उस वक्त उस अपराध से संबंधित जो नियम कानून मौजूद थे उन्हीं के अनुसार सजा दी जाएगी। ये पहली लाइन कहती है। दूसरी लाइन है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है दोहरे दंड के विरुद्ध अधिकार। एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। अगर आपने कोई अपराध किया है और आपने उसकी सजा काट ली है तो उस अपराध के लिए आपको वापस सजा नहीं दी जाएगी। ये भारत राज्य का सिद्धांत है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे राज्यों ने कर रखा है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा मिले, चाहे कम मिले ज्यादा मिले वो अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी अपराध के लिए, किसी क्राइम के लिए आपको पनिशमेंट मिल चुका है, सजा मिल चुकी है, तो केवल एक बार मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बुलाओ भाई वापस, सजा काट ली वापस से कटकड़े में खड़ा करो, सुनाओ सजा वापस, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और तीसरा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार। भारत राज्य के अंदर किसी भी अपराधी को बाध्य नहीं किया जाएगा खुद के खिलाफ गवाह देने के लिए। जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया तो मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता है, मुझे मजबूर नहीं कर सकता है कि तो आप तो खुद के खिलाफ ही गवाह दे। खुद के खिलाफ गवाह का क्या मतलब है कि तो कबूल कर तूने अपराध किया है। खुद के खिलाफ गवाह का यही तो मतलब है कि तू कबूल कर तूने अपराध किया है। तो कहने का मतलब है कि भारत राज्य में किसी भी अपराधी को, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए, साक्ष्य बनने के लिए, एविडेंस बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 प्रकार के कानून है हमारे अनुच्छेद 20 में।
पहला कहता है कि अपराध करने पर, नियम कानून तोड़ने पर ही सजा दी जाएगी, और जिस वक्त व्यक्ति ने अपराध किया है उस वक्त उस अपराध से संबंधित जो नियम कानून थे उन्हीं के अनुसार सजा दी जाएगी। ये कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। और ये कहता है कि किसी भी अपराधी को, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ ही गवाह बनने के लिए, साक्ष्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब देखो यहां पर एक बढ़िया सी लाइन लिखी है मैंने, आपराधिक कानून पिछली तारीख पर लागू नहीं होते हैं। आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉ पिछली तारीख पर लागू नहीं होते हैं। अभी कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बहुत बढ़िया, तो समझ लेते हैं फिर। देखो भाई, मैंने आपको समझने के लिए एक चार्ट बनाया है। देखो, लॉ हमारे देश में या बहुत सारे देशों में 2 प्रकार के होते हैं। स्पेशली कानून या लॉ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ। एक होता है नागरिक कानून और एक होता है आपराधिक कानून। अंतर क्या है दोनों में? देखो, आपराधिक कानून का मतलब तो क्या? रेप, अपहरण, डकैती, मर्डर है, लड़ाई झगड़े, हाथ पैर तोड़ दिया, तो इसके अंदर तो जान का और माल का दोनों का नुकसान है। आपराधिक कानून या क्रिमिनल लॉ का मतलब होता है जहां पर जान का और माल का दोनों का नुकसान है। और सिविल लॉ या नागरिक कानून क्या होते हैं? जहां पर देखो संपत्ति के झगड़े, इसके अलावा जो फ्रॉड होते हैं उसके झगड़े, विवाह के झगड़े, तलाक के झगड़े, दहेज के मामले, ठीक है, तो ऐसे मामले जिनमें केवल और केवल माल की हानि है, संपत्ति की हानि है, जान की हानि नहीं है ज्यादा। तो यहां पर जान और माल दोनों की हानि है, यहां पर केवल और केवल आपके माल की या संपत्ति की हानि है। तो यहां पर तो सारे के सारे आपराधिक कानून, डकैती, चोरी, मर्डर, मारकूट, सारे के सारे आ गए, जान और माल दोनों की हानि है। यहां पर केवल और केवल आपके माल की या संपत्ति की हानि है, मतलब आपके बैंक में कोई फ्रॉड हो गया, आपके पैसे उड़ा दिए, संपत्ति के झगड़े आए दिन आपके चलते रहते हैं, पारिवारिक झगड़े, विवाह के झगड़े, दहेज के झगड़े, तलाक के झगड़े, ये सारे के सारे क्या है? ये सिविल लॉ में आते हैं। यहां पर केवल और केवल आपकी संपत्ति की हानि, आपके किसी क्या आपकी जान की हानि नहीं होती है। तो 2 प्रकार के कानून है। अब देखो, मैंने अभी आपको लिखवाया है, यहां पर देखो ध्यान से, आपराधिक कानून पिछली तारीख पर लागू नहीं होते हैं। पहले एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि किसी इंसान ने मर्डर किया है 26 तारीख को, किसी इंसान ने मर्डर किया है 26 जनवरी 2022 को, और उस वक्त मर्डर की सजा भारत राज्य में 20 साल थी। इस दिन आदमी ने कोई मर्डर किया है और इस दिन भारत राज्य में मर्डर की सजा 20 साल थी। अब देखो, 5 मार्च 2023 को, 2023 के अंदर भारत सरकार ने मर्डर की सजा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 25 साल कर दी है। तो ये तो निश्चित है कि आज के बाद यानी 5 मार्च 2023 के बाद जो भी आदमी मर्डर करेगा उसको कितनी सजा मिलेगी? 25 साल। इस डेट के बाद सजा कितनी होगी? 25 साल। तो इस डेट के बाद जो भी इंसान मर्डर करेगा उसको यह सजा मिलेगी। लेकिन इस इंसान ने इससे पहले मर्डर किया था, 2022 में मर्डर किया था, और जिस वक्त इसने मर्डर किया था उस वक्त मर्डर की सजा कितनी थी? 20 साल थी। तो जब भी इस केस का फैसला आएगा ना, चाहे 23 में आए, 24 में आए, 25 में आए या 30 में आए, जब भी इस केस का फैसला आएगा उसको ये वाली सजा नहीं मिलेगी, उसको ये वाली ही सजा मिलेगी, क्योंकि जिस वक्त इस व्यक्ति ने अपराध किया था 2022 में, उस वक्त मर्डर की सजा कितनी थी? 20 साल। अब इधर आ जाओ, मान लेते हैं कोई केस ले लेते हैं, दहेज का कोई केस ले लेते हैं। तो दहेज का कोई केस आया है 1 नवंबर 2020 को, 1 नवंबर 2020 को दहेज का कोई केस आया है, और यहां पर हमारे भारत राज्य में प्रावधान है कि साहब 50,000 जुर्माना लगाया जाएगा। और एक और केस आया है 27 मार्च 2023 को प्रेजेंट टाइम में, और अब सरकार ने कहा कि नहीं भाई, अब हम जुर्माना कितना कर देते हैं? 1 लाख। यहां पे जुर्माना 50,000 था, यहां पे जुर्माना 1 लाख था। तो अब ध्यान से देखो, ये तो निश्चित है कि आज के बाद जो भी तलाक का मामला आएगा उसको 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, इस डेट के बाद जो भी तलाक का मामला आएगा उसको सजा मिलेगी 1 लाख की, 1 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन ये जो 2020 में केस आया था ना, ये केस जब भी सोल्व होगा ना उसको कितनी सजा दी जाएगी? 1 लाख ही सजा दी जाएगी। ये केस जब भी सोल्व होगा उसको कितनी सजा दी जाएगी? 1 लाख रुपए ही सजा दी जाएगी। तो यहां पे हो क्या रहा है? देखो, ये क्रिमिनल कानून है, तो क्रिमिनल कानून बैक डेट पर लागू नहीं होते हैं। बैक डेट पे जो केस आया है उस वक्त जो सजा थी वही सजा मिलेगी जब भी सजा मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, सिविल लॉ या नागरिक कानून क्या होते हैं? ये बैक डेट पर भी जाके लागू हो जाते हैं।
पिछला कोई केस चला आ रहा है और उससे संबंधित को नया कानून बन गया ना, तो वो कानून उस पर लागू कर सकता है भारत राज्य, कर सकता है, लागू करेगा ही ये नहीं लिखा गया, कर सकता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है भाई? इससे निष्कर्ष निकलता है कि देखो, नागरिक कानून हो या क्रिमिनल कानून हो, ठीक है, नागरिक कानून हो या आपराधिक कानून हो, फ्यूचर डेट पे तो दोनों ही लागू होंगे। आज के बाद जो कानून हुआ है वो इस पे लागू होगा, आज के बाद जो कानून हुआ है वो इस पर, फ्यूचर डेट पे तो लागू होगा ही। लेकिन क्रिमिनल लॉ बैक डेट पर लागू नहीं होते हैं। अगर कोई पिछला केस चला आ रहा है ना, तो उस पर आपको नई सजा नहीं दी जाएगी, जिस वक्त व्यक्ति ने अपराध किया था वही सजा दी जाएगी। तो क्रिमिनल लॉ बैक डेट पर लागू नहीं होते हैं, लेकिन सिविल लॉ जो नागरिक कानून होते हैं, तलाक के, विवाह के, इसके अलावा संपत्ति के झगड़े, फ्रॉड के, ये क्या, ये बैक डेट पर लागू हो जाते हैं। अगर पिछला कोई केस चला आ रहा है तो उस पर नई सजा लागू की जा सकती है। तो ये क्या है? ये है अनुच्छेद 20। तो अभी हमने पढ़ा है अनुच्छेद 19 और 20। अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार है और अनुच्छेद 20 में भी स्वतंत्रता के अधिकार है, दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।